जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज से हम लोग झारखंड पुलिस का तैयारी पे लग जा रहे हैं। एकदम मैथ में जो 25 सवाल है, तो आज से उसी का तैयारी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो आप लोग भी फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बात को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, झारखंड पुलिस में जो अभी आपका वैकेंसी आया है, 25 सवाल आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से लिखा गया है। इतना ही बात लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन। अब यहाँ आपको समझना ये है कि क्या सिर्फ अर्थमेटिक से ही सवाल रहेगा, एडवांस से सवाल नहीं रहेगा। तो भाई सिलेबस को ना डिटेल वे में नहीं दिया गया है, सिर्फ यही दो शब्द लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से रहेगा। हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा पोर्शन अर्थमेटिक का ले ले, कम पोर्शन एडवांस का ले ले, या अभी का जो जेएसएससी का ट्रेंड है कि हर एक एग्जाम में एडवांस वाला सेक्शन से ज़्यादा सवाल डालता है, तो ये भी रह सकता है। तो इसको समझने के लिए ना आपको जेएसएससी जितना भी एग्जाम अभी तक लिया हुआ है ना, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी लिहाज से ना आज हम लोग झारखंड दरोगा जो 2017 में हुआ था ना, उसका एक शिफ्ट का मैथ में 20 सवाल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस लेवल पे पढ़ाई करना है, किस लेवल पे क्वेश्चन आएगा। हालांकि झारखंड दरोगा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है और आपका जो झारखंड पुलिस है ये 10th लेवल पे लिया जा रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि ये ग्रेजुएट लेवल का है और ये 10th लेवल का है तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। थोड़ा सा लेवल आसान रह सकता है, या ज़रूरी भी नहीं है, लेवल ऊपर भी जा सकता है। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कितना लोग फाइनली रिटेन में बैठते हैं, ठीक है। तो तैयारी तो आपको मैथ्स का करना ही होगा। और देखिए, जहाँ तक मैथ्स की तैयारी की बात है ना, तो हम लोग का जो झारखंड सचिवालय के लिए हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं पिछले 8 महीना से, तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन हम लोग यूट्यूब पे चला रहे हैं, अभी तक चलाए हैं। बहुत सारा टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो मिलेगा, आप जाके देखिए कि उन वीडियोस का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, समझने समझाने का तरीका क्या है, स्टूडेंट का फीडबैक क्या है। कोई भी चीज़ करने से पहले आपको एक बेहतर रणनीति बनाना होता है, तब जाके आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐवे नहीं कोई चीज़ में दौड़ जाना है कि यहाँ पे मैथ का कोर्स मिल रहा है तो खरीद लिए, वहाँ पे जीएस का कोर्स मिल रहा है तो खरीद लिए। पहले थोड़ा रिसर्च करो, पहले कंटेंट को देखो, फीडबैक को देखो, कमेंट को देखो कि स्टूडेंट उनके बारे में कहते क्या है, उसके बाद आपको इन सब चीज़ों पे आना चाहिए। तो देखिए, अभी से सही टाइम है कि आप मैथ का तैयारी कर ले। हालांकि इसमें और भी सब्जेक्ट अभी ऐड होना है, बात चल रहा है कि झारखंड के पेपर को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। जीके जीएस तो है ही, तो इसके बारे में ना डिटेल आपको अभिषेक सर टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं और अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए ना आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और ये जो हम लोगों का जो मैथ का कोर्स है अभी फ़िलहाल 299 का है, 299 का है। जो कहाँ मिलेगा आपको? फोकस स्टडी विद अभी जो हम लोग का ऐप है, इस पे आपको मिल जाएगा। इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए ना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 7909004902। इस नंबर पे कॉल करके और कुछ भी आपको एडिशनल जानकारी चाहिए ना, तो आप इस पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत कुछ हम लोग यूट्यूब पे दिए हैं, और आगे भी झारखंड पुलिस के लिए आगे भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, मैथ्स में, जीके जीएस में। और अगर फ्यूचर में अगर इसमें झारखंड ऐड होता है तो वो भी सब कुछ मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको तरीका से मैथ करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम 25 में 25 सवाल करके आए, क्योंकि भाई 25 क्वेश्चन मतलब 75 नंबर,
ये मैटर करता है। 25 क्वेश्चन मतलब 75 नंबर, ये मैटर करता है। और अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा डेली भी समय देंगे ना, जितना देर आप सोशल मीडिया देखते हैं उतना देर अगर आप इन वीडियोज़ को आप देखेंगे तो आप 75 नंबर के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप 75 नंबर के करीब पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल ये 299 का है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप 7909004902 पे आप कॉल करके डिटेल में बात कर सकते हैं। बाकी ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मैथ के एक एक सवाल को देखते हैं। बने रहिएगा शुरू से लेके आखिरी तक, और भाई शेयर मार देना। और एक बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि ये सेशन सिर्फ झारखंड पुलिस वालों के लिए ही है। झारखंड सचिवालय वाला दोस्त मस्ट वॉच है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जेएसएससी का है। ठीक है, तो आप लोग भी शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, है कि नहीं। देखिए, जेएसएससी इस तरीके का सवाल पूछता है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब और झारखंड पुलिस वाला के साथ साथ सचिवालय वाले भाई लोग ध्यान से देखो और सवाल को लगाओ और आंसर कमेंट में करो। आसान सवाल है। कहता है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% से बढ़कर 17/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 850 रुपये बढ़ जाती है। उसकी वार्षिक आय कितना है? एकदम एक स्टेप में सवाल को बनाने का कोशिश करिए, चाहे सवाल किसी भी तरीका का हो। इसका एक ही मेथड है कि आपको कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना होगा, और वो मिनिमाइज करेगा कौन? आपका बेसिक पावर, आपका कैलकुलेशन पावर, आपका समझ, यही कैलकुलेशन को मिनिमाइज करेगा। नहीं तो हर एक सवाल का लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 6% था। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है वो 17/2। तो 17/2% मतलब कितना? 8.5%, देसी भाषा में 8.5%। तो 6.5% से बढ़ के 8.5% हो गया, मतलब 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अरे भाई, तो इंटरेस्ट बढ़ गया तो इनकम भी तो बढ़ेगा। पहले मान लो कि हम 100 रुपया में हम 6 रुपया इंटरेस्ट लेते थे, अब हम 8.5 रुपये इंटरेस्ट लें तो भाई 2.5 रुपये बढ़ा ना इंटरेस्ट, तो अब तो हमारा इनकम बढ़ेगा। वही सवाल है कि 6% से बढ़ के 8.5% हो गया, तो भाई 2.5% बढ़ा ना। और जब 2.5% बढ़ा, समझना बात को एकदम, देखो मैथ में बहुत लॉजिकल चीज़ है। 2.5% बढ़ा, इसी के चलते उसका ना साल में 850 रुपया उसको बढ़ के मिलने लगा। इसका मतलब अब क्या, यही बात ना है कि 2.5% जो इनकम बढ़ा उसी के चलते 850 रुपया बढ़ के मिलने लगा। मतलब 2.5% का वैल्यू कितना? 2.5% का वैल्यू 850 रुपया। तो 2.5% का वैल्यू कितना? 850 रुपया। तो यहाँ परसेंट का साइन लगाते हैं हम, और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। मतलब 1/100, तो 100 इधर कहाँ चला जाएगा सर? गुना में, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट को भी हटाएंगे तो एक 0 और लग जाएगा। अब ये क्या बन गया? 25 का वैल्यू इतना, तो 25 चौके 100, 40, 2 0 लगा दो, और 4 5 20, 8 चौके 32 और 2 34, 34,000 रुपया उसका ईयरली इनकम है। बात समझ में आए? एकदम आसान तरीका से। 2.5% का वैल्यू 850, तो अगर आप 100% भी कर देंगे, बात वही है, कैलकुलेशन वही आपका आएगा हमेशा। ठीक है, तो देखिए जितना भी तरीका का सवाल आप देखेंगे, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, कोई भी टाइप का ऐसा सवाल नहीं है जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में नहीं देखे हैं या हम लोग कोर्स में नहीं देखे हैं। ठीक है, इसीलिए कोर्स ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार थ्रू आउट बेसिक टू हाई लेवल की सारी चीज़ें बातें को समझ जाएंगे, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखिए। कहता है कि एक घोड़ा एक खंभे से रस्सी के सहारे बंधा है। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, और एग्जामिनर का भी फेमस क्वेश्चन है झारखंड के लिए, चाहे एसएससी के लिए, चाहे रेलवे के लिए। ऐसा सवाल आपको अक्सर दिख जाता है। घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए एक वृत्तीय कक्ष में घूमता है। जब यह 35 मीटर की दूरी तय करता है, तब केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। 35 मीटर का दूरी तय करता है तो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनता है। रस्सी की लंबाई क्या है?
एकदम आपको लाजवाब तरीका बताते हैं, कभी नहीं भूलिएगा और ऐसा सवाल हवा हो जाएगा। देखिए ये आप इसको थोड़ा सा समझिए, मान लो कि इस पॉइंट पे खंभा है और इतनी लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, और जो घोड़ा घूमता है ना भाई, घोड़ा घूमता है तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा और ये घूमते घूमते यहाँ जाएगा। तो बोला कि जब ये 35 मीटर घूमता है तो ये 35 मीटर क्या है, एक चाप है, ये हमारा आर्क है, चाप का लंबाई कितना 35 मीटर है। और जब ये यहाँ से यहाँ 35 मीटर चलता है ना तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। यही चीज़ आपके सामने दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, घोड़ा जब पूरा यहाँ से एक चक्कर पूरा गोल घूमेगा, पूरा गोल घूम जाएगा, मतलब एक सर्कल में घूम जाएगा, तो सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, पूरा यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का बनेगा, तो कहेंगे सर 360 डिग्री का। मतलब जब ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ, मतलब ये पूरा एक चक्कर ऐसे लगा लेगा, समझिएगा बात को, पूरा एक चक्कर लगाया और पूरा एक चक्कर लगाया, मतलब वृत्त की परिधि का लंबाई आपको मालूम चल गया, वृत्त की परिधि का लंबाई आपको मालूम चल गया। तो 60 डिग्री कितना, 60 डिग्री का वैल्यू कितना 35 मीटर। तो भाई 360 डिग्री का वैल्यू कितना, 60 से 360 जाना है तो 6 का गुना लगाएंगे, 6 6 के 36, 360। मतलब जैसे ही हम 35 गुना 6 करेंगे, ये कुछ और नहीं, वृत्त का पूरा परिधि निकल गया। और वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7। तो 2 गुना 22/7 और गुना आर, यही तो निकालना है, आर ही तो निकालना है। बोला कि रस्सी का लंबाई, अरे भैया रेडियस ही तो पूछा है, रस्सी रेडियस में ही तो है, तो यही आर तो निकालना है। बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। ये लॉजिक अगर आप समझ पाएँ तो बहुत आसान सवाल एकदम हवा हो जाएगा। ये समझाने के लिए हम आपको बताएं, आपको करना कुछ नहीं था, आपको बस ये चीज़ लिखना था कि भैया 60 डिग्री का वैल्यू 35 मीटर है, तो 360 डिग्री जब हम देखेंगे तो पूरा सर्कल के परिधि का लंबाई मिल जाएगा। तो 60 डिग्री से 360 डिग्री पहुंचना है तो 6 का गुना लगा देंगे, तो भैया 35 में भी 6 का गुना लगा देंगे तो पूरा परिधि का लंबाई मालूम चल जाएगा। और 2 पाई आर, अब यहाँ पे कट, और आर का ही वैल्यू चाहिए क्योंकि रस्सी का लंबाई आर, अब कुछ नहीं बचा। देखो 2 से इसको काट दो 3 बार में, और 7 इधर 3 के गुना में हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 गुना 35, 21 गुना 35, तो 21 गुना 35, तो 21 पच्चे 105, हाथ में 10, 21 तिहाई 63 और 10 73, और भागा में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, और ये आर का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो पॉइंट में दिया है तो 22 तिहाई 66, 3 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये या तो ये। 22 तिहाई 66, 4 और 3 7, फिर से 22 तिहाई 66, सीधा आंसर हो गया आपका। कैलकुलेशन के तरीका को समझिए, लॉजिक को समझिए, बेसिक को समझिए, और कुछ आपको नहीं करना है। इस सवाल को देखिए, बड़ा ही बेसिक सा आइडेंटिटी आपसे ट्रिगोनोमेट्री में पूछ देता है, और ऐसा सवाल नगरपालिका वाले एग्जाम में भी पूछा है। ट्रिगोनोमेट्री से 4-5 सवाल पूछा गया है, उसका भी हम करवा दिए हैं। नगरपालिका में जितना भी सवाल पूछा गया था ना, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। कहता है कि यदि tan x बराबर 12/5 है तो sin x इंटू cos x का वैल्यू क्या होगा। ये sin x इंटू cos x का वैल्यू पूछा है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, कई तरीका से आप इसको बना सकते हैं। आप डायरेक्ट ट्रिपलेट को, अगर आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ऐसे, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा एंगल x डिग्री है, और tan x बराबर 12/5 दिया है। तो देखिए जो tan होता है ना, जो tan होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बताता है। तो भैया 12 इसका परपेंडिकुलर है और 5 इसका बेस है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। 5 12 13 आपका ट्रिपलेट है, ठीक है। आप इसको पाइथागोरियन, आप इसको पाइथागोरस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा है sin x इंटू cos x, तो sin x, साइन जो है ना
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अनुपात को बताता है, जो कि 12/13 है, 12/13 है, गुना cos x, कोस जो है बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को बताता है, बेस बटा हाइपोटेनस, जो कि है 5/13। तो 12×5 60 और 13 गुना 13 169, 60/169 सीधा इसका उत्तर हो गया, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम आसान सवाल, आसान जवाब। देखिए बड़ा ही बेसिक सा सवाल है प्रॉफिट लॉस का। ऐसा सवाल आपको ना प्रैक्टिस सेशन में भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएगा, कोर्स में तो है ही एकदम डिटेल में। कहता है कि यदि किसी कार का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। ये इस टाइप का सवाल है ना जो हर कोई बनाएगा, सब लोग बनाएगा इस सवाल को। थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देते हैं, समझ लीजिए। कहता है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस का 5/4 गुना है, मतलब सीपी का 5/4 गुना बराबर सेलिंग प्राइस है। तो सीपी और एसपी का हम अगर रेशियो लगाएंगे ना भाई, तो सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा, 4/5, 4/5, मतलब 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपया में बेचा, खरीदा 4 रुपया में, बेचा 5 रुपया में, 1 रुपया का फायदा हुआ। तो 1 रुपया का फायदा हुआ कितना में, 4 रुपया में, 1 रुपया का फायदा हुआ 4 रुपया में, मतलब 25% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 25% का प्रॉफिट आपको दिख जाएगा सीधा। देखिए 4 रुपया में खरीदे, 5 रुपया में बेचे, तो 1 रुपया का फायदा हुआ कितना में, 4 रुपया में। और हमसे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो परसेंट के लिए 100% लगाते हैं, 4 से 25 बार में मामला खत्म हो जाता है। एकदम बड़ा ही बेसिक सा सवाल है और कई बार पूछ लेता है ना, इसीलिए ध्यान सिस्टम का बड़ा ही बेसिक सा सवाल है और ऐसा सवाल आते रहता है एग्जाम में। कहता है कि एक संख्या को 50 से गुना करने के बजाय 50 से भाग कर दिया गया, इस गलती के कारण परिणाम में लगभग प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 50 ही है ना, 50 से गुना करने के बजाय 50 से भाग कर दिया गया, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको ना x मान के कभी मत बनाइए, x मान के कभी मत बनाइए। अगर इतना ही शौक है तो कोई ऐसा नंबर मान के बनाइए, जैसे कि 100 मान के बनाइए। मेरे हिसाब से 1 मान के बनाइएगा तो बहुत फायदा होगा। मान लीजिए कि वो संख्या हमारा 1 था, वो संख्या हमारा 1 था और इसको 50 से गुना करना था, तो इसको 50 से गुना करेंगे तो संख्या कितना आएगा, 50। अब करना था गुना और हम कर दिए भागा, हम इसको कर दिए 1/50। अब इससे ना भाई आना था 50, आ गया 1/50, कितना का डिफरेंस आया देखिए। तो आप कहेंगे सर 50 माइनस 1/50, तो 50, 5 × 25, 2500 में 1 जाएगा, 4999/50, ठीक है। इतना का डिफरेंस आया, इतना का डिफरेंस आया। आना चाहिए 50, आ गया 1/50। तो भाई पहले हमसे पूछा है कि कितना परसेंट गलती हुआ, तो कितना परसेंट गलती हुआ इससे पहले हम ये ढूंढेंगे कि गलती कितना है। तो भाई 4999/50 हमारा गलती है। कितना में, कितना में, तो सर 50 में, 50 में, तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे सर सीधा 4999/50 कितना में गलती है, 50 में, और गुना 100%। अब कैलकुलेशन कब आता है, ध्यान से समझिए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। तो ये इसका 2 जीरो से ये तो लफड़ा खत्म हो गया। अब देखिए बच्चा 5 × 5 = 25, अब 25 से इसको भाग लगाना है, तो 499 है ना, 499 है, 499, सॉरी, अरे 2500 में जाएगा तो यहाँ 2499 बचेगा ना भाई, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2499 बचेगा, ठीक है, 2499। अब 249 में 50 से भागा देना है, तो 25 से भागा देना है, तो 25 9 225, 9 पहला 9 आया। अब देखिए किस में है, तो ये क्या हो जाएगा 99.96। अब देखिए आप इसको भाग दे के भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि सर ऐसे ही मार दिया आंसर। देखो
तरीका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 25 नवा 225, कितना बचा 24, फिर से हो गया 249, फिर से 25 नवा 225, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखिए, इस सवाल से ना थोड़ा सा बच के, क्योंकि जो पूछा है ना उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कहता है कि एक बैग में 25 पैसे के 800 सिक्के हैं और 50 पैसे के 1600 सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के 13% सिक्के और 50 पैसे के 28% सिक्के को बैग से निकाल दिया जाता है, निकाले गए पैसों का प्रतिशत, कितना पैसा निकाले वो आपसे पूछा गया है, सिक्का नहीं पूछा गया है। तो भाई मेरे सबसे पहले देख लो कि बैग में है कितना पैसा। तो 25 पैसा का 800 सिक्का है, 25 पैसा का 800 सिक्का है। तो अगर 25 पैसा का 800 सिक्का है तो कितना रुपया है, 25 पैसा का 4 सिक्का मिलेगा तो 1 रुपया, 100 पैसा बनाएगा मतलब 1 रुपया बनाएगा। मतलब 800 को 4 से भागा देंगे तो यहाँ पे 25 पैसा का टोटल 200 रुपया है। 25 पैसा के 800 सिक्कों से 200 रुपया बनेगा। और 50 पैसा के 1600 सिक्का से कितना 800 रुपया बनेगा। तो 800 और 200 टोटल मेरा पैसा है बैग में 1000 रुपया। रुपया कितना 1000 रुपया है। अब कितना निकाले हैं वो देखो, 25 पैसा के 13% सिक्का को निकालते हैं। तो 800 का 13%, 800 का 13% आप लोग निकालेंगे ऐसे, 800 गुना 13/100, नहीं, आपको मालूम है कि 2 जीरो 800 में लगा हुआ है और नीचे हमारा 100 में 2 जीरो है, तो ये तो कट कुट जाएगा। मतलब 13 8 104, 104 सिक्का निकालेंगे। तो 25 पैसा का 104 सिक्का कितना रुपया बनाएगा। तो भाई 104 को 4 से भागा दे दो, 26 चौके 104, 26 रुपया बनाएगा। मतलब 25 पैसा वाला सिक्का जो हम निकालते हैं वो 26 रुपया निकालते हैं, रुपया निकालते हैं, समझना बात को। और 50 पैसा वाला का 28% सिक्का निकालते हैं। तो भाई 1600 का 28%, 1600 का 28%, तो 1600 का 28% आप कहेंगे सर 1600 गुना 28/100, तो 2 जीरो कट गया। कैलकुलेशन दिमाग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है 16 गुना 28, तो 16 अट्ठे कितना, बोलेंगे सर पहाड़ा तो याद नहीं है, आप लोग करेंगे 16 अट्ठे 8 4 48 के 8, 8 कम 8 और 4 12, 128। अरे 16 अट्ठे 128। तो ऐसे नहीं, हमेशा ना आप टेबल कम से कम 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक याद रखिए। आप खुद देखिए ना, आप इसी कैलकुलेशन में कितना टाइम लेंगे, बहुत लोग ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 16 अट्ठे होता है 128 का 8 हाथ में 12, 16 दूना 32 और 12 44, मतलब 444, मतलब 448, 8 है ना, 448 सिक्का निकालेंगे 50 पैसा वाला। तो 448 50 पैसा का सिक्का है तो कितना बनेगा, आधा रुपया बनेगा, मतलब 224 रुपया। कितना 224 रुपया। तो भाई बैग से टोटल कितना पैसा बाहर आ गया, 26 और 24 250, 250 रुपया बाहर आ गया। कितना में, 1000 में, मतलब 1/4 बाहर आ गया। 1/4 मतलब क्या, 25%। सीधा सा कैलकुलेशन है। ये 2 सवाल देखिए, बड़ा ही बेसिक सवाल है और अक्सर हर एक एग्जाम में आते रहता है। पहला सवाल है दोनों में से कि 4, 8 और 12 का चतुर्थानुपात, 4th प्रपोर्शन आपसे पूछा गया है। तो 4th प्रपोर्शन कैसे लिखा जाता है वो आप देख लीजिए। ये सबका सब ना रेशियो में है। ये कह रहा है कि 4:8 प्रोपोर्शन टू 12:x। यही आप, ये जो x है ना, यही आपका चौथा अनुपात है। तो इसी x का वैल्यू पूछा है। तो ये कितना आसान है निकालना मेरे भाई। इसको हम क्या लिख देंगे, 4/8 लिख देंगे। प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर, दोनों तरफ का अनुपात बराबर होता है। और इधर 12/x लिख देंगे। तो 4 दूना 8 और 12 दूना
24 मेरा हो जाएगा x का वैल्यू। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, ये प्रोपोर्शन जो है ना दोनों तरफ बराबर होता है। आपको हो सके तो जानकारी नहीं होगा, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया भाई, 24 आया। कितना, 24 आया। देखिए इधर का रेशियो और इधर का रेशियो, दोनों तरफ का रेशियो 1:2 1:2 नहीं है, दोनों तरफ का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 24। जो ये वाला सवाल है, यदि 3125 का पावर k बराबर 1/125 है तो k का मान क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 3 होगा, 8 होगा। देखिए सबसे पहले इसको तोड़िए, ये आपको क्या दिख रहा है 3125, ये आपको क्या दिख रहा है 125, दोनों को पहले सेम बेस में तोड़िए। तो 3125 5 का मल्टीपल है, तो कितना बार, तो 5 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार, तो 3125 आएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5 और गुना में k बराबर 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आपको बेस बता रहे हैं, इसको हम 1/5 का पावर 3, क्या हम इसको 5 का पावर -3 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, घातांक और करने में आपको बताए हैं। मतलब ये हो गया मेरा 5 का पावर -3। देखिए बेस बराबर है तो पावर भी आपस में बराबर होगा। मतलब ये हो जाएगा आपका k। अब देखिए 5k = 5 का पावर 3 है, बेस बराबर है, तो कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर दिए मेरे भाई, हाँ ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 5k = -3 और k बराबर हो जाएगा -3/5, -3/5 k का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन ही हम गलत लिख दिए, तो k का वैल्यू हो जाएगा -3/5 आपका k का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल है ये, हर कोई बनाने का कोशिश करेगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, पार्टनरशिप का बहुत ही बेसिक सवाल है और आसान सवाल है। कहता है कि राज और आदित्य ने क्रमशः 24,000 और 52,000 का निवेश किया, 4 वर्ष के अंत में उन्हें 38,000 का लाभ मिला, लाभांश में राज का हिस्सा कितना है। देखिए लाभ जो है ना हमेशा पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, किसका पूंजी कितना समय तक रहा उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। तो इस सवाल में राज का 24,000 4 वर्ष के लिए रहा और आदित्य का भी 52,000 4 वर्ष के लिए ही रहा, मतलब दोनों का पैसा 4-4 साल के लिए रहा। तो जब टाइम बराबर हो तो टाइम को कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है, क्योंकि रेशियो के दोनों तरफ वो कट जाता है। अब बचा 24,000 और 52,000 का रेशियो निकाल लीजिए। तो 24,000 का 3 0 और 52,000 का 3 0 कट गया। अब 24 और 52 मतलब 4 से 4 छक्के 24 6 बार में और 4 से 13 चौके 52 13 बार में, तो 6:13 इसी अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। मतलब अगर राज को 6 रुपया मिलेगा तो आदित्य को 13 रुपया मिलेगा, राज को 6 रुपया मिलेगा आदित्य को 13 मिलेगा, राज को 6 मिलेगा आदित्य को 13 मिलेगा। अब इसी रेशियो में 38,000 को बांटना होगा, तो 13 और 6 19 का वैल्यू कितना 38,000। अगर 19 का वैल्यू 38,000 है तो 1 का वैल्यू कितना 2,000 होगा, 1 का वैल्यू 2,000 है। पूछा राज का हिस्सा कितना है 6, 1 का वैल्यू 2,000, तो 6 का वैल्यू 6 दूना 12,000 रुपया राज का होगा। अगर पूछता आदित्य का हिस्सा तो 1 का वैल्यू 2,000, तो 13 का वैल्यू 13 दूना 26,000। मतलब यहाँ पे राज को मिला 12,000 और आदित्य को मिला 13 दूना 26,000। देखिए 12,000 और 26,000 जोड़ के 38,000 हुआ कि नहीं। एकदम बेसिक और आसान सवाल है, ठीक है। वाला सवाल है ना, जो ये वाला सवाल है कैलकुलेशन वाला, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। 178 गुना 7 प्लस 1.6 इंटू 13 माइनस 75 इंटू 5 इक्वल टू वाट। 4 ऑप्शन है, इस कैलकुलेशन को, इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। इस सवाल पे हम लोग बात करते हैं। सूरज अकेले किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, उसने उस कार्य को 3 दिनों तक किया।
3 दिनों तक किया और शेष कार्य को राजू ने 14 दिन में समाप्त कर दिया, और जो काम बचा ना उसको राजू 14 दिन में समाप्त कर दिया। राजू इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा? बात को समझिए, बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही आसान बात है। सूरज अकेले 6 दिन में काम को कर देता, लेकिन वो 3 दिन तक काम किया। अगर वो 6 दिन में पूरा काम कर देगा तो 3 दिन में आधा काम करेगा वो, मतलब वो आधा काम करके छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि जो राजू है ना वो आधा काम ही करता है, क्योंकि आधा काम सूरज पहले करके गया है। 6 दिन में पूरा काम, 3 दिन में आधा काम, 6 दिन में पूरा काम, 3 दिन में आधा काम, और राजू 3 दिन तक काम किया, मतलब आधा काम करके गया है। तो आधा जो बचा हुआ काम है वो सूरज किया, कितना दिन में? 14 दिन में। अगर सूरज या आप या कोई भी व्यक्ति 14 दिन में आधा काम कर सकता है तो वो पूरा काम कितना दिन में करेगा? बोलेंगे सर 14 दिन में आधा काम, 28 दिन में पूरा काम। पेन भी नहीं लगाना था इस सवाल में। बात समझ में आया? हालांकि इसका मेथड क्या है वो देखिए, एलसीएम मेथड है। सूरज जो है 6 दिन में कोई काम को करता है तो टोटल काम हम 6 मान लेते हैं, मतलब हर दिन वो एक काम करेगा। ये 3 दिन तक काम किया तो 3 दिन में हर दिन एक काम, तो 3 दिन में 3 काम, 3 काम हो गया। कितना काम बचा? 3 काम। सर ये आधा काम ही तो बचा है। अब इस 3 काम को 14 दिन में जो है समाप्त किया राजू। ये 3 क्या है? आधा काम ही तो है। आधा काम 14 दिन में, पूरा काम 28 दिन में। आंसर हो गया। टेंशन नहीं लेना, लॉजिक से भी आप सवाल को तोड़ सकते हैं, बशर्ते ये आपको समझना होगा कि आपका बेसिक कितना मजबूत है, आपका बेस कितना मजबूत है। ठीक है, एकदम एक एक सवाल को ध्यान से देखिए। पहला सवाल कहता है, देखिए सबसे पहले ये जो आपका कैलकुलेशन वाला सवाल है ना, इसका तो आपको आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिए। एकदम आसान सवाल है। इसका उत्तर क्या होगा नीचे आप कमेंट में लिखिए। 80 का 85% का 60% का 30% कितना होगा? सिंपल सवाल है, इसका आंसर आप कैलकुलेशन दीजिए। ये सवाल देखिए, बोट स्ट्रीम से कहता है कि धारा के अनुदिश एक नाव की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। धारा के दिशा में जो नाव का स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, और धारा के विपरीत जब धारा के उल्टी चलती है तब इसका चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की चाल क्या है? सिंपल सा बात है, अगर नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है तो धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तब दोनों का स्पीड कितना है जोड़ के? 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब नाव धारा की विपरीत दिशा में आती है, चलती है, तो नाव के स्पीड में धारा अपने स्पीड को घटाती है, घटाने की कोशिश करती है। तो अगर नाव का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, उसमें धारा का स्पीड घट जाएगा, और ये कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, y से y कैंसल, और ये आपका हो गया सर 2x बराबर 18 और 12 30। अगर 30 है तो x पर आवर कितना? 15 किलोमीटर। x क्या है? नाव का चाल है। अगर नाव का चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और नाव और धारा दोनों का चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या धारा का चाल 3 किलोमीटर पर आवर नहीं है? और यही इस सवाल का क्या है? सही आंसर है। तो ये था आपका 2017 के जो बेस्ट सवाल आए थे, जो बेस्ट क्वेश्चन करवाने लायक था। बाकी जो टुच्चा लेवल का कैलकुलेशन वाला सवाल है वो एकदम आसान था। ठीक है, तो आगे से इसी तरीका से आपको और भी कई तरह की वीडियो मिलेंगी, और इसका ये वीडियो कैसे मिलेगा, किस टाइम पे मिलेगा, कब मिलेगा, वीक में कितना दिन मिलेगा, सारा जानकारी आपको अभिषेक सर बताते रहेंगे, बताएंगे। उसके बाद ही ये चीज़ें कंटिन्यू की जाएंगी। और इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका सपोर्ट, कि आप कितना सपोर्ट देते हैं, कितना प्यार दिखाते हैं चैनल के प्रति, वीडियो को आप कितना शेयर मारते हैं, कितना लाइक मारते हैं, कमेंट आप कितना देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि कितना देना है और कब से देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए